हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की इस क्लास में हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरम के बारे में, जाल प्रमेय के बारे में। जाल प्रमेय में सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में, अध्यारोपण प्रमेय के बारे में। स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ये है कि कोई भी रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त कोई जाल है और उस जाल में अगर दो या दो से ज़्यादा जनित्र जुड़े हुए हैं तो उस जाल के किसी एक अवयव, किसी भी अवयव की बात करेंगे तो उसमें प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित धारा के योग के बराबर होगा, जबकि बाकी सब जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको अप्लाई करते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक जाल है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका प्रूफ। एक जाल है, उसमें जैसे एक बैटरी लगी हुई है, वोल्टेज E1 है, यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है और एक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस E2, ये E1। इसको नाम दे दूँ मैं Z1, इसको नाम दे दिया Z2, ये Z3। Z1, Z2, Z3 तीन प्रतिबाधाएं हैं। ये वोल्टता की स्रोत है, इसका विद्युत वाहक बल E1 हो गया, इसका हो गया E2। मान लिया इस लूप में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I1 और इस लूप में धारा प्रवाहित हो रही है I2। तो ऐसे जो जटिल जाल हैं उनको सोल्व, उनके कारण मान लो किसी शाखा में धारा ज्ञात करें या विभवांतर कहीं ज्ञात करें तो किरचॉफ के नियमों की सहायता से ज्ञात करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए ये जो थ्योरम्स हैं वो इनमें यूज़फुल है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं किरचॉफ का नियम लगा के देखता हूँ। इसमें किरचॉफ का नियम लगाऊंगा मैं। इसमें पहले इस लूप में किरचॉफ का लूप नियम लगाऊंगा, फिर इसमें किरचॉफ का लूप नियम लगाऊंगा और इनकी हेल्प से I1 और I2 हम ज्ञात करेंगे किरचॉफ के नियम की सहायता से, ठीक है। फिर इसी लूप के लिए इस थ्योरम को मैं अप्लाई करूंगा और इस थ्योरम को अप्लाई करके जो वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और अगर किरचॉफ के नियम वाली है वो सेम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले इस लूप में। यहाँ से स्टार्ट हुआ माइनस से प्लस की ओर, विद्युत वाहक बल का जो स्रोत है वो हो गया प्लस E1, फिर माइनस धारा की दिशा में I1, ये हो जाएगा Z1 और Z3, तो माइनस I1 Z1 प्लस Z3। फिर देखो ये वाली जो प्रतिबाधा है उसमें करंट I2 भी जा रहा है, I2 इधर जा रही है तो हमारे डायरेक्शन के अपोजिट है, तो हो जाएगा प्लस I2 इंटू Z3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा E1 इज इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस Z3, माइनस इसको उधर भेज दिया तो हो गया I2 इंटू Z3, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। लूप फर्स्ट में किरचॉफ वोल्टेज लॉस, सिमिलरली लूप सेकंड में KVL से दूसरे वाले लूप में, इसमें यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ प्लस से माइनस 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 E2, फिर ये करंट I2 फ्लो रही, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस I2 इंटू Z2 प्लस Z3। फिर देखो इस Z3 में करंट I1 भी आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा, प्लस I1 इंटू Z3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको मैं इधर रख लूँ E2 को तो माइनस का E2 उनको राइट हैंड साइड, तो हो गया I2 Z2 प्लस Z3 माइनस I1 इंटू Z3। ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपने को I1 और I2 कैलकुलेट करना है। तो किसी एक इक्वेशन से मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले इस इक्वेशन से I2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ फर्स्ट में, तो इक्वेशन सेकेंड इम्प्लाइज यहाँ से I2 की जो वैल्यू बनेगी, देखो क्या बनेगी, इसको इस साइड भेज दूँ तो ये बन जाएगा I1 Z3 माइनस E2 अपॉन क्या आ जाएगा Z2 प्लस Z3। ये I2 की वैल्यू आ गई। ये वाली I2 की वैल्यू वहाँ पुट कर दूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज E1 इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस Z3 माइनस Z3, वैल्यू पुट कर दूँ I2 की। I2 की वैल्यू है I1 Z3 माइनस E2 अपॉन Z2 प्लस
Z3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से E1, देखो जिन जिन में I1 आ रहा है वो कॉमन ले रहा हूँ मैं, I1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ तो आ गया, इसमें तो Z1 प्लस Z3 आ गया, यहाँ आ गया माइनस, ये आ जाएगा I1 का Z3 का स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3, और प्लस ये वाला आ जाएगा प्लस Z3E2 अपॉन Z2 प्लस Z3। इसको और सोल्व कर रहा हूँ मैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो E1 अपने पास आ जाएगा इज इक्वल टू I1, इसका एलसीएम आ जाएगा Z2 प्लस Z3, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म तो आएगी Z1 Z2, एक आ जाएगा Z1 Z3 प्लस एक आ जाएगा Z3 Z2, फिर ये आ जाएगा प्लस का Z3 स्क्वायर और आगे है माइनस का Z3 स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और लास्ट वाली टर्म बचेगी प्लस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू क्या हो गया E2। तो यहाँ से अपने पास I1 की जो वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो I1 की वैल्यू आपके पास बन जाएगी Z2 प्लस Z3 इंटू E1। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, हो जाएगा माइनस Z3E2, और ये जो आ रहा है इसको डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये आ जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये यहाँ आ जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ये वैल्यू आ गई अपने पास I1 की। सिमिलरली I1 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन पुट कर दूँ, जैसे इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर दूँगा तो वैल्यू किसकी आ जाएगी I2 की। तो I2 की वैल्यू मैं यहाँ I2 की वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ। I2 की जो वैल्यू आएगी उसमें देखो चेंज ये आएगा कि सिमिलरली I2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा E1, इसके मल्टीप्लाई में Z3 आ जाएगा माइनस, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा और ये प्लस हो जाएगा, इसमें ये होगा Z2 प्लस Z3 इंटू हो जाएगा E2 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ये हो गई इक्वेशन 5। तो ये तो हमने किरचॉफ के नियम की सहायता से जब यूज़ किया तो ये वैल्यू आ गई। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कैसे ये वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, अब इस डायग्राम को जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट ये कि एक बार इस लूप ये वोल्टेज सोर्स मानेंगे तो बाकी वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे, उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देंगे, धारा ज्ञात कर लेंगे। फिर इसको मानेंगे, इसको उठा के धारा ज्ञात कर लेंगे। पहले मान लेता हूँ, सर्वप्रथम ये कंसिडर कर लूँ कि वोल्टता स्रोत E1 मानने पर केवल E1 लगा हुआ है, उस केस में तो वोल्टता स्रोत E1 लगा हुआ है, E1 रेजिस्टेंस, ये प्रतिबाधा, ये भी प्रतिबाधा, इसको उठा दिया, E2 को किससे रिप्लेस कर दिया, आंतरिक प्रतिबाधा से। अब कोई आंतरिक प्रतिबाधा इसके नहीं है, इसका मतलब हमने इसको किससे कर दिया, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, Z1 Z2 Z3, मान लीजिए इसके कारण इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 डैश, इसमें फ्लो हो रही है I2 डैश और इसमें फ्लो हो रही है I3 डैश। तो कैलकुलेट करते हैं I1 डैश, तो टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज E1 अपॉन टोटल प्रतिबाधा।
प्रतिबाधा देखो इसके रेस्पेक्ट में टोटल प्रतिबाधा देखेंगे तो ये दोनों तो क्या है पैरेलल में सीरीज में, और इन दोनों का सीरीज का कॉम्बिनेशन सॉरी ये दोनों समानांतर में है और ये जो पैरेलल वाला होगा वो इसके सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, इसके सीरीज में तो ये हो गया Z1, यानी I1 डैश की वैल्यू क्या आ गई Z2 प्लस Z3 इंटू E1 अपॉन आ गया Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये हो गया 6। ये तो तब जब आपने क्या माना इवन लगा हुआ माना है। सिमिलरली वोल्टता स्रोत E2 मानने पर E2 मानेंगे ये वोल्टता स्रोत E2 मान लिया E2, तब E1 को आंतरिक प्रतिबाधा से क्यों कोई आंतरिक प्रतिबाधा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, वही Z1 Z2 और Z3। अब करंट इसमें मान लिया मैंने I2 डबल डैश, इसमें मान लिया I1 डबल डैश और इसमें मान लिया I3 डबल डैश। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ मैं इसी की भांति, अगर I2 डैश लिखूँ इसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ तो I2 डैश जो है सॉरी I2 डबल डैश वो टोटल करंट है वो क्या होगा टोटल वोल्टेज E2 अपॉन इसके रेस्पेक्ट में अगर हम चेक करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है तो इनका क्या हो गया Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, फिर ये कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में तो हो गया Z2, यानी क्या बन गया ये Z1 प्लस Z3 इंटू E2 अपॉन वही Z1 Z2 Z2 Z3 और हो गया Z3 Z1, ये हो गई इक्वेशन 7। ठीक है, अब हम अगर कैलकुलेट करना चाहें I1 डैश Z1 में जो फ्लो हो रही है उसकी बात करें तो I1 डैश कैसे लिखेंगे हम I1 डबल डैश। अब यहाँ जो करंट आ रही है वो सेपरेट हो रही है इसमें और इसमें, ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब I1 डबल डैश जो है वो लिखा जाएगा, देखो यहाँ जो टोटल करंट आ रही है वो I2 डबल डैश और करंट इसमें फ्लो हो रही तो ये आएगा Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इस प्रकार हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे I1 डबल डैश, तो I1 डबल डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, ये वैल्यू यहाँ रखूँ तो I1 डबल डैश क्या आएगा Z3 अपॉन सॉरी देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ I2 डबल डैश आ रही है तो यहाँ जो सेपरेट है इन दो में ही हो रही है, इसका मतलब यहाँ जो करंट का जो विभाजन होगा वो इन रेजिस्टेंस में ही होगा, तो क्या होगा Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 होगा, Z2 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब ये I2 की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये क्या होगा Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, I2 डैश की वैल्यू पुट कर दिया तो आ जाएगा Z1 प्लस Z3 इंटू E2 अपॉन आ जाएगा ये वाला Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, यानी I1 डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, ये कैंसिल हो गया Z3 E2 अपॉन ये डिनोमिनेटर आ गया E8 हो गई। तो ये अप्लाई किया आपने, तो ये माना तो Z1 में जा रही थी I1 डैश, ये माना तो जा रही थी I1 डबल डैश। इसका मतलब अगर टोटल हम बात करें कि इसमें टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसमें फ्लो होने वाली करंट, अब जब हमने इनिशियली सर्किट कंसिडर किया था तो वो इस टाइप का था, जाल था अपना, Z1 Z2 और Z3 हमने ऐसा माना था, इसमें I1 माना था और इसमें क्या माना था I2। तो जब यहाँ हमने Z1 की बात की थी तो उसमें केवल कौन सी करंट फ्लो हो रही थी I1, तो उस I1 की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की थी किरचॉफ लॉ से। अब अगर इनको अप्लाई करने से भी इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू इसके बराबर ही आ जाएगी, इसका मतलब प्रूफ हो जाएगी। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है मान लो उसको मैं नाम दे दूँ I1 ट्रिपल डैश कह दिया मैंने,
ठीक है। अब उसमें I1 डैश इधर जा रही थी, I1 डबल डैश इधर जा रही थी, तो एक से दूसरे को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाला माइनस आ जाएगा। अगर साइन माइनस का आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, अपोजिट हो जाएगा। तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि इसको मैं लिख दूँ I1 डैश माइनस क्या हो जाएगा, I1 डबल डैश। तो I1 डबल डैश की वैल्यू यहाँ से आप सोल्व करोगे तो देखो ये I1 डैश हो गया और ये हो गया I1 डबल डैश। इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो ये जो वैल्यू यहाँ से I1 डैश की आएगी वो ठीक वही आएगी जो यहाँ आ रही है, यानी I1 ट्रिपल डैश की और I1 की वैल्यू सेम आ रही है। I1 जो था वो तो किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग था, और I1 ट्रिपल डैश जो आ रहा है वो सुपर पोजिशन थ्योरम से आ रहा है। इसका मतलब सुपर पोजिशन थ्योरम है वो सही प्रूफ होगी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन या तो ये प्रूफ करवाया जा सकता है या इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये कह दिया कि ऐसा क्वेश्चन है और उसको सुपर पोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके सोल्व करना है, तो आपको इसी तरीके से प्रोसेस यही होगा। एक बार एक सोर्स मानोगे उसके कारण कैलकुलेट करोगे, दूसरे में मानोगे उसके कारण कैलकुलेट करोगे, और नेट करंट कैलकुलेट कर लोगे। वो तरीका होगा सुपर पोजिशन थ्योरम को प्रूव करने का। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।